नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने किशोर अवस्था के बारे में कुछ विशेषताएं या उनके कुछ उपनाम या कौन कौन सी मुख्य बातें इसके बारे में अध्ययन किया था। आज उसी वीडियो के क्रम में अपन आगे पढ़ेंगे कि किशोर अवस्था को पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समलिंगी प्लस विषमलिंगी मित्रता का काल कहा जाता है। समलिंगी प्लस विषमलिंगी मित्रता का मतलब ये होता है कि अपनी जाति के साथ मित्रता भी होगी और दूसरी जाति के साथ भी मित्रता होगी। समलिंगी प्लस विषमलिंगी मित्रता का काल। इसके बाद एक चीज और इसमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि किशोर के अंदर आत्म संप्रत्यय की भावना का निर्माण हो जाता है। वो आत्म निर्भरता और निर्भरता के मध्य चलता रहता है। कभी वो ये कहेगा कि मैं खुद ही इतना बड़ा हो गया हूं कि हर काम को मैं खुद कर सकता हूं, और कभी वो कहेगा कि नहीं, मुझे आपकी ये सहायता चाहिए। तो आत्मनिर्भर भी बनेगा और निर्भरता भी दर्शाएगा। तो इस अवस्था को बोलेंगे आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता का काल। अगली जो अवस्था बच गई, वो अगली जो विशेषता जो बच गई उसे बोलेंगे विधायिकता। जो है वो विकसित हो जाती है उसके अंदर। इसका आरंभ बाल्यकाल में होगा और ये विकसित किस अवस्था में हो जाएगी? किशोर अवस्था में हो जाएगी। सिगमंड फ्राइड ने शेषवावस्था के अंदर कामुकता की प्रवृत्ति बताई है, शेषव कामुकता की बताई है, जिसको आप शेषवावस्था के अंतर्गत पढ़ते हो। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। किसमें? किशोर में। काम प्रवृत्ति की भावना किस अवस्था की पहचान है? किशोर अवस्था की। लेकिन सिगमंड फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति अगर पूछे, शेषव कामुकता अगर पूछे, इसका मतलब कौन सी अवस्था हो जाएगी? शेषव अवस्था होगी। तो सिगमंड फ्राइड ने शिशु के अंदर काम प्रवृत्ति बताई है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम प्रवृत्ति किस अवस्था की पहचान होगी? तो आपको पता है कि ये कौन सी अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में होता है। कुछ चीजें यहाँ पर ये चलती रहती है कि कहीं पर आदर्शवाद की बात होगी, कहीं पर यथार्थ की बात होगी। तो इस अवस्था को आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का भी गुण की अवस्था मानी जाती है। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की बातें इनमें चलती रहती हैं। अब कुछ सिद्धांत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि किशोरावस्था से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत हैं कि इन सिद्धांतों के अंदर क्या बात है और ये सिद्धांत किन व्यक्तियों ने दिए। किशोरावस्था से जुड़े सिद्धांत। किशोरावस्था से संबंधित सिद्धांत। एक सिद्धांत ये कहता है कि किशोरों के अंदर जो भी विकास होता है वो त्वरित गति से विकास होता है। और ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने कहा कि किशोरों में होने वाले जो परिवर्तन है वो यकाएक होते हैं, अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, तेजी से होते हैं। इसी को कहा जाता है त्वरित गति से, या इसको बोल सकते हैं अकस्मात, या इसको बोल सकते हैं तीव्र से, तीव्रता से, या यकाएक। इसी के पर्याय हैं। तो किस व्यक्ति के अनुसार किशोरों में होने वाले परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? स्टैनली हॉल के अनुसार। दूसरा जो सिद्धांत है वो होता है किशोरों में होने वाले परिवर्तन क्रमिक गति का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत मानता है कि किशोरों में होने वाले परिवर्तन क्रमिकता से होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, क्रम से होते हैं। और इसके प्रवर्तक जो है वो है होलिकबर्ग, और एक व्यक्ति है थोर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थोर्नडाइक, और इसके साथ ही दूसरे जो इस सिद्धांत के समर्थक हैं वो कौन है? होलिकबर्ग। याद ऐसे कर सकते हैं कि क्रम से हो रहा है, सीक्वेंस से हो रहा है, इसका मतलब होले होले से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो होले होले से क्या बना? होलिकबर्ग। और थोड़ा थोड़ा करके क्रम से हो रहा है, इससे थोड़ा थोड़ा से क्या बना? थोर्नडाइक। तो जो विकास तेजी से किसने बताया? तेजी से मतलब स्पीडली, इससे क्या नाम बना? स्टैनली हॉल। और थोड़ा थोड़ा होले होले किसने बताया? होलिकबर्ग और थोर्नडाइक ने।
दो सिद्धांत हैं, इनमें से ज्यादातर कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तीव्रता से या त्वरित गति से होने वाले विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टेनली हॉल ने, और थॉर्नडाइक या होलिंगबर्ग के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो क्रमिकता का सिद्धांत दिया गया, क्रमिक गति से होने वाला सिद्धांत दिया गया। ये दोनों सिद्धांत थे जो किशोरावस्था के संबंधित कथनों से जुड़े होते हैं, इनकी विशेषताओं को इंगित करते हैं, इनके होने वाले परिवर्तनों की गति को इंगित करते हैं। अब बात करते हैं किशोरावस्था से या किशोरावस्था की परिभाषाओं की। किशोरावस्था से जुड़ी परिभाषाएं कौन कौन सी है, इनके मुख्य व्यक्ति किस नाम से, कुछ मनोवैज्ञानिक इसको किस नाम से इंगित करते हैं, कुछ किस नाम से इसको इंगित करते हैं। तो सबसे पहले अपन परिभाषा देखेंगे वो है वेलेंटाइन की। हमने देखा था कि वेलेंटाइन ने शेषावस्था के बारे में परिभाषा दी थी कि वेल टाइम होता है, शिशु का आदर्श काल होता है वो, यानी कि शेषावस्था जीवन का आदर्श काल है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे, वेलेंटाइन थे। दूसरा जो कथन है इसका किशोरावस्था के बारे में, आप जानते हो कि वेलेंटाइन डे कब आता है, 14 फरवरी को आता है, और 14 फरवरी को आता है तो इस समय आपका कौन मिलेगा, आपके साथ फ्रेंड मिलेगा। और फ्रेंड ये तो है नहीं कि लड़का लड़के से मिलने के लिए जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कैसा फ्रेंड मिलेगा, या तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिलेगा। इसका मतलब वो जो फ्रेंड है, वो जो मित्र है, वो आपका क्लोज फ्रेंड है, और क्लोज को क्या बोलेंगे, घनिष्ठ मित्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, घनिष्ठ मित्र बोलेंगे। और घनिष्ठ मित्र किस दिन मिलेगा, वेलेंटाइन डे के दिन मिलेगा। तो परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या आ गया, वेलेंटाइन। क्या नाम आ गया, वेलेंटाइन। और वेलेंटाइन के दिन कौन सा मित्र मिलेगा, घनिष्ठ मित्र। और कौन सी अवस्था में मिलने जाओगे आप, किशोर अवस्था में। ये बात अलग है कि अभी भी जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन आरंभ किस अवस्था में हो गए, किशोर अवस्था में। इसका मतलब किशोरावस्था व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, और वो फ्रेंड कैसा है, पर्सनली तो है आपके लिए, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है, घनिष्ठ मित्रता का काल है। किसने कहा, वेलेंटाइन ने। याद कैसे करना है, वेलेंटाइन डे के दिन हम अपने पर्सनल क्लोज फ्रेंड से मिलने जाते हैं। व्यक्ति का नाम वेलेंटाइन, कौन से दिन, वेलेंटाइन डे के दिन। कैसे फ्रेंड से मिलने जाओगे, घनिष्ठ से। कैसा होगा, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। तो वेलेंटाइन ने कहा कि किशोर अवस्था व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का काल है। याद हो जाएगा। चलिए, जब आप इस दिन मिलने जाओगे तो इस दिन कोई ना कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपको मिलेंगे, जिनका कोई फ्रेंड नहीं है या नहीं बना, या ये नहीं चाहते कि आप लोग इस पश्चिमी संस्कृति को अपने देश के अंदर लागू करो। वो आपका विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो या तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, और नहीं रोकने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो हिंसा का प्रयोग करेंगे, अपराध प्रवृत्ति का सहारा लेंगे। यानी कि इसी दिन अपराध होते हैं, इसी दिन क्या होते हैं, अपराध होते हैं। तो पहली परिभाषा कि व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का काल है, और किशोरावस्था के इसी दिन ही क्या होते हैं, अपराध। किशोरावस्था नाजुक अपराध प्रवृत्ति का काल माना जाता है या समय होता है। नाजुक अपराध प्रवृत्ति किस दिन होती है, वेलेंटाइन डे के दिन। दोनों ही परिभाषा कहने वाले व्यक्ति कौन है, वेलेंटाइन। दो कथन याद किए, दो कोटेशन याद किए अपन ने। पहली कोटेशन व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का काल, कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। किसने कहा, वेलेंटाइन ने। और दूसरा कहा कि किशोर अवस्था नाजुक अपराध प्रवृत्ति का काल है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है, वेलेंटाइन है। दूसरी जो परिभाषा है वो देने वाले व्यक्ति हैं क्रो एंड क्रो। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि इन्होंने ही ये कहा था कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। इन्होंने ही किशोरावस्था के बारे में एक कथन और दिया है कि किशोर जो है वो वर्तमान की शक्ति, किशोर क्या है, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है।
यानी कि वर्तमान की शक्ति किसको माना जाएगा, किशोर को। और वही किशोर जैसा बनेगा उसके बारे में कि वो परिवर्तन लाएगा, वो विकास करेगा, वो सर्वांगीण विकास करेगा, वो कोई ना कोई अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि वो शक्ति है और उसको सकारात्मक रूप से चेंज करने के लिए उससे अपेक्षा रखी जा रही है। इसका मतलब वो क्या है, भविष्य की आशा है। कहने वाले व्यक्ति कौन थे, क्रो एंड क्रो। जैसे मान लो हमने याद किया कि 20 बच्चे जिस घर में पैदा हो जाए उस घर में काऊ काऊ होगी, इसका मतलब वो अवस्था थी शेष अवस्था। वो परिभाषा थी कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। जब 20वीं सदी बालकों की सदी है, इसका मतलब वो बालक जब बड़े होंगे, वो बड़े होकर के जैसे बनेंगे उनसे आशा तो ऐसी रखी जाएगी कि वो जैसे बनेंगे वैसा ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की क्या है, किशोर आशा है। कहने वाले व्यक्ति कौन थे, क्रो एंड क्रो। क्योंकि 20 बालक जिस परिवार में जन्म लेंगे वही तो उस परिवार का भविष्य तय करेंगे। इसका मतलब 20वीं सदी परिभाषा भी किसकी, क्रो एंड क्रो की। और वही आगे जाकर के शक्ति और भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं, आशा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये परिभाषा भी किसकी हो जाएगी, क्रो एंड क्रो की। कुछ परिभाषाओं को जोड़कर याद रखना है। वैलेंटाइन को जोड़कर याद किया कि वैलेंटाइन आदर्श काल बता रहा है। वो बच्चा बड़ा होकर के एक पार्क के अंदर वैलेंटाइन डे मनाने जा रहा है, तो वैलेंटाइन डे के दौरान वो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्र से मिलेगा, और वो घनिष्ठ मित्र से मिलेगा तो ऐसे समय में नाजुक अपराध की प्रवृत्ति विकसित होगी। इसका मतलब दोनों की दोनों परिभाषाएं वैलेंटाइन की दी हुई है, और एक शिशुअवस्था के संदर्भ में और दूसरी किशोर अवस्था के संदर्भ में दी हुई है। ये परिभाषा हमने पढ़ी क्रो एंड क्रो की। तो 20वीं सदी बालकों की सदी है, क्रो एंड क्रो ने कहा था, और किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की क्या है, आशा है। ये भी किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगली कोटेशन याद करते हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टैनली हॉल की। स्टैनली हॉल, इन्होंने कहा था कि किशोर अवस्था आंधी, तूफान, तनाव व संघर्ष का काल है। आंधी, तूफान, तनाव व संघर्ष का काल है। कौन सी अवस्था कहा इन्होंने, किशोर अवस्था को। क्यों कहा, सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई किशोर है, वो किशोर किसी भी अनर्गल मामले में पकड़ा जाता है, क्योंकि कुसमायोजन है, कठिन काल है, संघर्ष में है, परिवर्तन काल है, वय संधि काल है, तो सीधी सी बात है उसका किसी भी समाज के किसी न किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा हो गया होगा, किसी महिला से, किसी बालिका से, हम उम्र से झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद वो बात अगर घर पर आ गई और वो बातचीत अगर मम्मी को पता चली, तो वहां क्या उत्पन्न हुई, आंधी। और उस मम्मी ने शाम को जब पापा जी आने पर उनको वो बात बताई कि अपने बेटे की ये शिकायत आई है, तो पापा अब घर में क्या ला देंगे, तूफान। वही बात जब पड़ोसियों को पता चली तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, अब तनाव। और रिश्तेदारों को पता चलने पर तो आपस में क्या उत्पन्न होगा, संघर्ष। कि आपका बच्चा ये हरकत कर क्या है, तनाव। आपका बच्चा ये हरकत कर क्या है, तूफान। आपने ये हरकत की। इसका मतलब पहले आंधी का रूप आया, फिर तूफान उत्पन्न हुआ, तूफान से फिर तनातनी हो गई, और फिर तो संघर्ष ही होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। और ये कौन सी बताए, जब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तनाव आ जाए, संघर्ष आ जाए, ऐसी अवस्था में उस किशोर को एक होल के अंदर स्टे करना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। स्टे कहाँ करना पड़ता है, होल में। कहाँ करना पड़ता है, होल में। स्टे इन होल। स्टे इन होल से क्या बना, स्टेनली हॉल। ध्यान रखना, जब आंधी, तूफान, तनाव और संघर्ष का काम करके आएगा, अब वो ये थोड़ी है कि अब पूरे घर के अंदर ये कहेगा कि मैं बहुत अच्छा काम करके आया हूँ, कोलरोची करके आया हूँ। इसका मतलब वो क्या करेगा, अब वो गुपचुप तरीके से क्या ठहरेगा, कहाँ ठहरेगा, होल में ठहरेगा। तो स्टे इन होल कब, जब आंधी, तूफान, तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो जाए, तो भला इसी में कि चुपचाप किसी न किसी होल में बैठ करके क्या कर लो, पढ़ाई कर लो। स्टे इन होल। अगली जो विशेषता है, अगली जो कोटेशन है, वो पढ़ेंगे अपन किलपैट्रिक के। किलपैट्रिक ने ध्यान रखना बाल्यकाल के बारे में कहा था कि जब बच्चा आपस में झगड़ने लग जाए तो उनको पेटी में बंद कर दो। अब किशोर को तुम पेटी में बंद कर नहीं सकते, क्योंकि किशोर हाथ थोड़ी आएगा, उसको पेटी में बंद करोगे तो जब निकालोगे तो दूसरे दिन घर पे नहीं आएगा वो। इसका मतलब किशोर को रोकना एक कठिन सी बात है। कैसी बात है, कठिन बात है। इसका मतलब किशोर का जो काल है वो कैसा काल बन गया, कठिन काल। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था।
या ये मान लीजिए कि जब कोई खाने के साथ पेट में कील चली जाए, कील का मतलब लोहे की कोई छोटी सी धातु, या पेचकस मान लीजिए, कोई छोटा सा नट मान लीजिए, वो जब खाने के साथ पेट में चला जाए तो वो बात बड़ी कठिन बन जाती है। कैसी बन जाती है? कठिन बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कील पेट में चली जाए, कील पेट में मतलब कील पेट्रिक, तो कैसी बात बन गई? कठिन बात। तो जीवन का कठिन काल कौन सा काल बन जाता है? किशोरावस्था। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे बना किलपेट्रिक, कैसे बना कठिन काल, और कैसे क्या बना? किशोरावस्था। परिभाषा में तीनों नाम क्या आ रहे हैं? कठिन काल, किलपेट्रिक, किशोरावस्था। कैसे भी आपको याद होता है वैसे याद कर लीजिए। इन्होंने भी दो परिभाषाएं दी, किलपेट्रिक ने भी। हमने याद की थी स्टेनली हॉल की, स्टे इन हॉल। जब क्या हो? आंधी हो, तूफान हो, तनाव हो, संघर्ष हो, तो कहाँ ठहरना चाहिए? हॉल में। अब आपको छुप कर किसी कोने में कोई नहीं रुकने देगा। घर वाले कहेंगे कि आप यहीं पर आकर के सबके सामने पढ़ाई करो, सबके सामने रहा करो, अकेले में रहकर के पता नहीं आप कैसी पढ़ाई करते हो। स्टे इन हॉल कब? जब आप क्या कर रहे हो? आंधी, तूफान, तनाव, संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हो। कहने वाले व्यक्ति स्टेनली हॉल थे। जब कील पेट में चली जाए तो कैसी बात बन जाएगी? कठिन बात। किसने कहा? किलपेट्रिक ने। जीवन का कठिन काल कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। किसने कहा था? किलपेट्रिक ने। इससे पहले एक परिभाषा और पढ़ी थी कि किशोर वर्तमान की शक्ति है, भविष्य की आशा है। कहने वाले व्यक्ति का नाम दो शब्द दिए, शक्ति और आशा, वर्तमान और भविष्य। तो दो नाम का जोड़ा एक जैसा है, क्रो एंड क्रो। कहने वाले व्यक्ति कौन थे? क्रो एंड क्रो। एक नाम वैलेंटाइन ने दिया। वैलेंटाइन ने बताया कि व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का काल है, लेकिन उस समय नाजुक अपराध की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। तो ये परिभाषा हमने याद की। अगले वाली जो परिभाषा है वो अपन पढ़ते हैं वुडवर्थ की। अगली परिभाषा, अगली कोटेशन किसकी है? वुडवर्थ की है। वुडवर्थ ने कहा था कि 15 से 20 वर्ष की आयु तक, 15 से 20 वर्ष की आयु के आसपास किशोर का मानसिक विकास जो है, बुद्धि का विकास जो है, वो लगभग पूर्ण हो जाता है। इसने कहा था? वुडवर्थ ने। क्या कहा? 15 से 20 वर्ष तक कौन सा विकास? मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कहने वाले व्यक्ति कौन है? वुडवर्थ। अब याद कैसे करना है कि जब वुडवर्थ ने कहा कि अब तुम्हारा 15 से 20 साल में लगभग मानसिक विकास हो जाएगा, तो ये बात वुड का मतलब ये मान लीजिए कि गुड है। वर्थ का मतलब वर्ड, अच्छे शब्द कहे इसने कि 15 से 20 साल में जितना दिमाग बढ़ना होगा उतना बढ़ जाएगा। कहने वाले व्यक्ति कैसे हैं? गुड वर्ड कह दीजिए। गुड वर्ड का मतलब वुडवर्थ नाम याद आ जाएगा। हमें मनोविज्ञान को किस व्यक्ति ने क्या बात कही, किस अवस्था के बारे में बात कही, ये याद रखना है। तो किलपेट्रिक याद रखा, स्टेनली हॉल रखा, या क्रो एंड क्रो रखा, या वैलेंटाइन रखा। इससे पहले हमने कोलगेट और ब्रूस का अनोखा संबंध याद रखा था। इससे पहले हमने क्रो एंड क्रो की 20वीं सदी याद रखी थी। इससे पहले हमने वुडवर्थ की आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार का विज्ञान याद रखा था। इसी प्रकार से ये याद रख सकते हैं कि जब कोई गुड वर्ड कह रहा है, इसका मतलब तुम्हारा 15-20 साल में जितना दिमाग बनना होगा उतना बन जाएगा। तो 15 से 20 वर्ष की आयु में किशोर का जो मानसिक विकास है वो उच्चतम सीमा तक हो जाता है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? वुडवर्थ। तो ये जो कोटेशन है, इन कोटेशन के अंदर जो जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द अपने आप में इस किशोरावस्था की विशेषता को इंगित करते हैं। इसी प्रकार से एक परिभाषा है रोस की। किसकी परिभाषा है? रोस की। रोस ने एक परिभाषा दी थी शिशुअवस्था के बारे में, एक परिभाषा दी थी बाल्यावस्था के बारे में, और एक परिभाषा दे रहा है किशोरावस्था के बारे में। रोस की जो शिशुअवस्था जो है उसकी जो परिभाषा है, उसने कहा था कि शिशु जो है वो कल्पनाओं का नायक है। कल्पनाओं का क्या है? वो नायक है, जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। इसने कहा था बाल्यावस्था के बारे में, याद कीजिए पिछले वीडियो के अंदर ये दिया हुआ है कि बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा। जब बच्चा बदमाशी करने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए, छल करने लग जाए, तो आप बच्चे को किससे बांधोगे? रस्सी से। कब? जब वो छद्म या छल्लावा करने लग जाए। छद्म परिपक्वता बोलते हैं, और इसी को नाम दूसरा दिया था
मिथ्या परिपक्वता। दोनों शब्दों को एक बार देख लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। किस अवस्था में किस व्यक्ति द्वारा कहा गए, कौन सी अवस्था में कल्पनाओं का नायक कहा गया, किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया। इसी से जोड़ते हुए 3 परिभाषाएं हो जाएंगी। ध्यान रखना, कोटेशन एक व्यक्ति ने सब अवस्थाओं के बारे में तो नहीं दी, लेकिन ज्यादातर अवस्थाओं के बारे में दी है। इसी कड़ी में नाम पहला आ रहा है रोस का। रोस ने बताया था कि शेष अवस्था में कल्पनाओं का नायक है, बाल्य अवस्था के अंदर वो छद्म परिपक्वता का काल कहलाता है या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल कहलाता है। और जो किशोरावस्था है, उस किशोरावस्था के अंदर उन्होंने बताया कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। कौन करेगा, किशोर करेगा। यानी कि शुरुआत में वो कल्पनाओं का नायक है, बाद में झूठ बोलने लग गया, और जैसा किशोर होगा, जब वो किशोर अवस्था में आ जाएगा, समाज सेवा के आदर्शों का या समाज के आदर्शों का वो निर्माण करने लग जाएगा और उनको उपयोग में लेना शुरू कर देगा। समाज की प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार ढलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे, रोस। जब आपने उसको नियंत्रण किया, उसको बांधा, तो वो समाज के आदर्शों के अकॉर्डिंग ढल गया। और यही चीज किसने कही, रोस ने। रोस से क्या रखना था, रस्सी। समझ में आ गई बात। तो ये रोस की परिभाषा थी। इस प्रकार से हमने कुछ कोटेशन किशोरावस्था के बारे में पढ़ी है, कुछ बाल्यावस्था के बारे में पढ़ी है और कुछ शिशुअवस्था के बारे में पढ़ी है। एक अन्य वीडियो पर ये देखेंगे कि सभी अवस्थाओं के जो जो कोटेशन है, जो इंपॉर्टेंट कोटेशन, जो भी परिभाषाएं हैं, उनका आपस के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, किस व्यक्ति ने किस अवस्था के बारे में क्या बताया। तो एक दिन अपन तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।